दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश। इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। दुनिया का वह हिस्सा जहां हम रहते हैं, वह एक तरह से वो पूरा इलाका दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। और यह दक्षिण एशिया एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन सभ्यताओं का उद्भव हुआ। यह इलाका आज एक नए युग के पावर स्ट्रगल के दौर में प्रवेश कर चुका है, एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। इस क्षेत्र के दो सबसे प्रमुख देश हैं, भारत और चीन। दोनों की सभ्यताएं पुरानी हैं और एक दूसरे के साथ आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभाव के लिए कंपटीशन में है। हालांकि बीते कुछ महीनों के बीच भारत और चीन के बीच संबंधों में थोड़ी सुधार आया है। गलवान से चीन की सेना की वापसी, फिर अजीत डोभाल के चीन की यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें हुई। उन्हीं क्षणों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हुई। इस तरह जो भारत और चीन के बीच एक तरह से आमने सामने की स्थिति थी, वह तल्खी कम हुई है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें बताया गया, खास तौर से चीन की विस्तारवाद की मानसिकता को दर्शाया गया है और उस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि चीन पर भरोसा भारत को तो कम से कम नहीं करना चाहिए। सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा है कि चीन से लगे भारत के सीमा के पास चीन अपने इलाके में तकरीबन 1,20,000 सेना तैनात कर चुका है। उसके साथ भारी आर्टिलरी है, टैंक है, एयर टू सरफेस मिसाइल तैनात किए गए हैं और उस रिपोर्ट में भारत को सलाह दी गई है कि वह चीन को लेकर निश्चिंत न रहे। हालांकि चीन का ग्लोबल टाइम्स इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है और ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन सरकार का मुखपत्र है, ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह चीन के खिलाफ अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। खैर जो भी हो, अमेरिकन रिपोर्ट में कितना सच्चाई है या नहीं है, ये तो भारत सरकार उसको देखेगी ही। लेकिन चीन के साथ चाहे जितने ही संबंधों में तल्खियां भले कम हुई हो, संबंध सामान्य होने लगे हों, लेकिन चीन और भारत का संबंध ऐसा रहा है कि भारत आंख बंद कर चीन पर भरोसा कभी नहीं कर सकता और आंख कान खोलकर वह प्रतिस्पर्धा में है। और भारत और चीन के बीच की यह राइवलरी जो है, जो प्रतिस्पर्धा है, वह लंबे समय से जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी। यह संघर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं या फिर आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह महसूस किया जाता है। यह भारत और चीन के बीच की यह जो कहानी है, इसको आइए हम भारतीय परिदृश्य में, भारतीय दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चीन और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम लोगों ने इतिहास में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है, तो उस सिल्क रूट से लेकर बौद्ध धर्म के प्रसार तक दोनों देश के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध
सदियों पुराने रहे हैं। यहाँ तक कि ह्वेनसांग फाहियान की जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, भारत भ्रमण किए, उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। विदेशी यात्री के संदर्भ में हम इतिहास की किताबों में 10वीं के पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि चीन से 2 यात्री थे, ह्वेनसांग फाहियान। सिर्फ ह्वेनसांग या फाहियान की बात नहीं है, तब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ चीन से भारी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन 20वीं सदी में उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में बदलाव आया। यह बदलाव अचानक से नहीं था, बल्कि यह बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हुआ और 1962 के समय जब भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुए, उस युद्ध में भारत की हार हुई थी और इस युद्ध ने भारत और चीन के रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया था। तब से यह एक संघर्ष जो है वो भारत के लिए न केवल अपने सैन्य हार को, 62 में हुए सैन्य हार को स्वीकारने की थी, बल्कि फिर ऐसी स्थिति न आए इसके लिए मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार होने की भी थी। और उसी की परिणति के रूप में आज यह देखा जाता है कि भारत और चीन बराबरी के स्तर पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में है। दूसरी बात अगर हम करें तो भारत और चीन की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वह स्वाभाविक तौर पर दोनों देशों को प्रतिद्वंदी बना देता है। भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, जबकि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI के रूप में ज़्यादा जानते हैं, उसके माध्यम से वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की अपनी कोशिश करता रहा है। चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में भारी निवेश किया है। यह निवेश केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है। उदाहरण के लिए हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकास चीन के लिए हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति के रूप में देख सकते हैं। अभी ताज़ा मामला आप लोगों ने सुना ही होगा, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में बड़ा एक तरह से आजकल चर्चा में है। इसके दो आयाम हैं। एक कि पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर में नेवल बेस बनाने के लिए चीन से एक तरह से सौदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चीन से न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की मांग कर रहा है और दूसरा एक रकम की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, पिछले 2-3 दिन पहले की ही खबर है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उस पर और पाकिस्तान के कराची स्थित 3 कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है। यह बताता है कि पाकिस्तान कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। दूसरी नंबर बात है कि ऐसा सुनने में भी आया है कि चीन ने पाकिस्तान की मांग मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह के इसके साथ ही अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो अगस्त के महीने से जो एक तरह से वहाँ राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई है, उस अस्थिरता की वजह से कई देश जो हैं वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस दिशा में चीन भी है। और
इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश की जमात इस्लामी का एक प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पर गया। इस दौरे के बाद से भारत के कान खड़े हुए। स्वाभाविक बात है कि चीन बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों को एक तरह से अपना समर्थन दे रहा है, और चीन का यह समर्थन बांग्लादेश में ही न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत के लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकती है। और यह ऐसा क्यों कर रहा है, इसका भी स्पष्ट संदेश है, ताकि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में उन कट्टरपंथी जमातों के सहयोग से अस्थिरता लाई जाए और भारत की जो विकास यात्रा है उसमें किसी तरह व्यवधान डाला जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। हर प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एक दूसरे की राह में इस तरह के व्यवधान खड़े करता है। भारत अपने हिस्से में एक्ट ईस्ट पॉलिसी या क्वाड जैसे साझेदारों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि चीन के जो बढ़ते प्रभाव हैं उनको रोका जा सके और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाई जा सके। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो चीन और भारत की प्रतिस्पर्धा जो है वह काफ़ी गहरी है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत तेजी से उभरते हुई अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2 साल के भीतर इसकी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद है। एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अमेरिका, चीन और चीन के बाद भारत का नंबर आने वाला है। तो यह जो परिस्थितियां बन रही हैं यह भारत के पक्ष में तो जाती ही है। 1990 के दशक में भारत ने अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, लेकिन चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए बहुत पहले ही खोल चुका था। भारत ने हाल के वर्षों में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चीन की सस्ती और बड़ी उत्पादन क्षमता भारत के लिए चुनौती पहले भी बनी हुई थी, आज भी है। लेकिन ठीक उसके उलट भारत की जो स्टार्टअप योजना है उसके परिणाम बड़े सकारात्मक नजर आने लगे हैं, और ये इस योजना के परिणाम जो है वह दर्शाते हैं कि वह केवल चीन को ही नहीं पछाड़ रहा, बल्कि दुनिया में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो रहा है और कई बिलियनियर इस स्टार्टअप की वजह से फलक पर आए हैं। अगर सैन्य क्षमता की बात करें तो सैन्य क्षेत्र में चीन और भारत दोनों ही तेजी से अपने अपने बलों को आधुनिक बनाने में जुटे हुए हैं। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले काफ़ी अधिक है। यह उसे नई तकनीकों जैसे AI और साइबर वार इस तरह की चीज़ों में भारत पर बढ़त देता है। हालांकि भारत ने भी अपनी सैन्य जरूरतों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफ़ी निवेश भी किए गए हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद, स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम, नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें भारत की ओर से की गई है। 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने भारत और चीन के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया था। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कितना गहरा हो सकता है, और 4 सालों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और लगता था कि युद्ध के हालात बन जाएंगे। अगर साउथ एशिया की ये 2 बड़ी शक्तियां अगर आपस में लड़ती हैं तो फिर इसके जो असरात होंगे वह सिर्फ साउथ एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही
प्रभावित कर सकते हैं। सैन्य क्षमता की बात करें, अगर सेना की बात करें तो भारत के सैनिक क्षमता से चीन की सैन्य क्षमता, सैन्य बल ज़्यादा है। लेकिन क्या भारत के सैनिकों के मुकाबले में चीनी सैनिक हैं? नहीं है। इसका दुनिया मानती है कि नहीं, इसके कारण है, और इसके कारण विशुद्ध रूप से सामाजिक है। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो, और सेना में योगदान आवश्यक करना, ये दोनों जो नीतियां हैं वह अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाती है। अब चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें एक ही बच्चा है और उसे सेना में जाना है, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि युद्ध लड़ना पड़े, क्योंकि युद्ध लड़ने के बाद सैनिकों की जानें भी जा सकती हैं। वैसे में उस खानदान, उस परिवार के आगे की पीढ़ी चलने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अलावा भारत की सीमा चीन से जिन क्षेत्रों में लगती है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ का ट्रेन जो है वह चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल भरा है। भारतीय सैनिक उस क्षेत्र में युद्ध लड़ने में खुद को बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं, जबकि चीनी सैनिकों के लिए वह क्षेत्र बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरह भले संख्या बल में चीन भारत से ज़्यादा हो, लेकिन जब बात युद्ध के मैदान की हो तो वहाँ चीन की क्षमता भारत के सामने बहुत ही कम हो जाती है। चीन और भारत के बीच जो पावर स्ट्रगल है वह केवल सैन्य क्षमता में या आर्थिक मोर्चे तक ही सीमित नहीं है, यह एक सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव का भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि चीन एक साम्यवादी, सत्तावादी शासन प्रणाली का पालन करता है। यह वैचारिक अंतर वैश्विक मंच पर दोनों देशों की नीतियों और प्राथमिकताओं को परिलक्षित करता है। भारत की सॉफ्ट पावर की आज दुनिया में तूती बोलती है। उसकी सांस्कृतिक विरासत, योग, बॉलीवुड की फिल्में लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित है। वहीं चीन अपनी आर्थिक शक्ति और तकनीकी उपलब्धियों के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हांगकांग, ताइवान, तिब्बत जैसे मुद्दों पर चीन की नीतियों ने उसे कई देशों के साथ एक तरह से विवादों में ला खड़ा किया है। आज की दुनिया में चीन की छवि एक विस्तारवादी देश, नकल में एक्सपर्ट देश, विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले की बनी हुई है। कुल मिलाकर एक अविश्वसनीय और स्वार्थी पार्टनर के रूप में दुनिया में चीन को देखा जाता है। अमेरिका के साथ उसके जारी ट्रेड वार ने भी उसकी छवि को काफी प्रभावित किया है। वहीं चीन के मुकाबले भारत की छवि एक संयमशील, लोकतांत्रिक और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सबका मित्र के रूप में छवि है। आज का युग डिजिटल और तकनीक का युग है और इसमें भारत और चीन के बीच गजब की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। भारत ने हाल ही में चीनी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर यह संकेत दिया कि वह अपनी डिजिटल संप्रभुता को लेकर काफी गंभीर है, जबकि चीन हुआई और ZTE जैसी कंपनियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर 5G तकनीक में प्रभुत्व स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत ने अपनी तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जैसे कि डिजिटल इंडिया अभियान,
लेकिन इस क्षेत्र में चीन की बढ़त को पाटने के लिए भारत को अभी और भी कदम उठाने होंगे और सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होंगे, तब जाकर भारत तकनीक के मामले में चीन को पछाड़ने के लिए एक तरह से मैदान में आ सकता है। चीन और भारत का जो पावर स्ट्रगल है वह केवल दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है। दोनों देश अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व दक्षिण एशिया में अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक बात है, हाल के दिनों में अफ्रीका में भारत का प्रभाव चीन के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है। चीन ने अफ्रीकी देशों में जबकि भारी निवेश किया है और उन्हें अपने ऋण नीति के माध्यम से प्रभावित किया है, और वही अफ्रीकी देश जब चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तब उन्हें भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में दिखता है। दूसरी ओर भारत ने अफ्रीका में अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया है। चीन और भारत के बीच शक्ति संघर्ष का अगर आकलन करें तो भविष्य अनिश्चित है। यह संघर्ष केवल एक देश की जीत या हार का सवाल नहीं, बल्कि यह दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया के भविष्य को एक नया सेक देगा। भारत को अपने विकास और सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता, ग्लोबल पार्टनरशिप और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति भारत को इस संघर्ष में आगे ला सकता है। दक्षिण एशिया में चीन और भारत के बीच पावर स्ट्रगल केवल दो देशों का मामला नहीं है, यह एक व्यापक जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंपटीशन है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से इस संघर्ष को देखें तो ये केवल चुनौतियां ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि हम भारतीयों के सामने कई अवसर भी सृजित करता है। भविष्य में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत अपनी ताकत और क्षमताओं का उपयोग कर कैसे इस शक्ति संघर्ष में अपनी स्थिति को मजबूत करता है और एक नई विश्व व्यवस्था में अपनी जगह सुनिश्चित करता है। भारत और चीन की जो संबंध है वह प्रतिस्पर्धा का, टकराव का, मिला जुला असर वाला संबंध है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।